ओलिक एसिड के बारे में, है ना, ओलिक एसिड जिसको बोलते हैं हम लोग। ये एक और भेजे थे, वो नहीं आया लगता अभी तक। अभी एक और भेजे थे लास्ट में, ऑलरेडी था मेरे पास। नहीं, देखो कल हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग के सिलेबस में एक एसिड आता है, उसका नाम ओलिक एसिड। कौन, सामिया के साथ पूछे थे ना जी, कौन पूछा था? यस सर, ज्योति भी पूछी थी सर। जो थे पूछे, चलो अच्छा है। ओलिक एसिड देखो, स्मॉल डिस्टेंसेस जो मेजर करते हैं हम लोग। दीपक तुम्हारा स्क्रीन के बीच में टच करो और माइक को फिर टच करो, कॉल ओवर इंटरनेट का ऑप्शन आएगा, फिर उसको टच करो, तुम्हारा माइक कनेक्ट हो जाएगा। तुम्हारा कनेक्ट नहीं हो पा रहा। हाँ अभी तुम्हारा कनेक्ट हुआ। दीपक बोलो। यस सर। दीपक पाढ़ी यस सर। कहाँ रहता है जी? नहीं सर, मेरे दादाजी का डेथ हो गया था ना, तो वही सर घर का काम हो था रिलेटिव सर। तुम्हारे यहाँ। चलो तो यहाँ वापस आ गए हो? नहीं सर, अभी उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में ही है तो वीडियो वगैरह कुछ देख रहे हो? नहीं सर, घर का काम था तो आज वीडियो स्टार्ट किया देखना। अच्छा तो सारा वीडियो है ना पुराना, उस ये लोग से मांग लेना, नहीं तो हाँ हाँ। फिर भेज देंगे, है ना। ये लोग से यस सर। सारा वीडियो मांग लो और एक बार शुरू से रिवाइज कर लो। ज्यादा नहीं, यस आधा सर। आधा घंटे का वीडियो दिन भर में चाहोगे देख लोगे, लेकिन उसको देख लो ताकि यहाँ से फिर क्लियर हो तुम्हारा, ठीक है। यस सर। आज हम लोग एरर शुरू करेंगे, बिल्कुल नया टॉपिक है, लेकिन उससे पहले कर लो, ओलेइक एसिड के बारे में कुछ एक क्वेश्चन था, उस पर थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं इस पर। देखो जैसे कि दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, इसका हमको डायमीटर निकालना है। एक एटम है मान लो, इसका डायमीटर निकालना है। तो एक तरह से इस पॉइंट और इस पॉइंट को हमको देखना होगा, है ना। यस सर। जब तक ये पॉइंट और ये पॉइंट हमको नजर नहीं आएगा तब तक हम डिस्टेंस का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो साइज ऑफ मॉलिक्यूल बहुत कम हो सकता है, 10 टू द पावर, जैसे मान लो इतना बड़ा बॉल है, मान लो ये इसका जो डायमीटर है मान लो 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, कुछ भी हो सकता है, मान लो 5 सेंटीमीटर है। आराम से देख सकते हैं, नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं, और इसको मापने के लिए सिंपली एक स्केल लगा सकते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा छोटा बॉल मान लो आ गया, इसका डायमीटर मापना है, तो हम लोग इस, देखो ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ नीचे बनाया हुआ है, इसको स्क्रू गॉज बोलते हैं, ठीक है। आप लोग पास प्रैक्टिकल लैब में है नहीं, अच्छा अगर होगा तो हम जरूर इसको दिखाते हैं, लेकिन हम लोग डायग्राम से देख सकते हैं, इसको स्क्रू गॉज बोलते हैं। करते क्या ना, इसको यहाँ बीच में रखेंगे, देखो इसके बीच में से गोला रख देंगे, ठीक है। इसको इसको रोटेट करते हैं, यहाँ पर एक होता है ये, इसको रोटेट करते हैं, इसको रोटेट करेंगे तो ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है, और ये कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ से यहाँ, उसका मेजरमेंट हम लोग यहाँ के, यहाँ पर एक स्केल होता है, उसको देख के बता सकते हैं, बहुत फाइन मेजरमेंट होता है। अच्छा एक और बात, आप लोग एक लिस्ट काउंट का शायद नाम नहीं सुने होंगे। देखिए लिस्ट काउंट क्या होता है समझ लेते हैं, आपको समझ में आएगा एक्चुअली क्या है। एक वर्ड आता है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट होता है सबसे छोटा मेजरमेंट जो किसी स्केल से हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक ऐसा स्केल है जो 1 किलोमीटर से शुरू होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर शुरू, मतलब सबसे शुरुआती उसका 1 किलोमीटर से, मान लो 0 है, फिर अगला पॉइंट आ रहा 1 किलोमीटर, फिर आ रहा 2 किलोमीटर, फिर आ रहा 3 किलोमीटर, फिर आ रहा 4 किलोमीटर। तो सबसे छोटा मेजरमेंट ये क्या कर सकता है 1 किलोमीटर का? क्या अगर मान लो कोई चीज 1 किलोमीटर से छोटा है तो यहीं पर आग खत्म हो गया मान लो, तो क्या ये एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
ठीक है। लेकिन अब मान लो हम लोग जो स्केल, तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो गया 1 किलोमीटर। सबसे छोटा मेजरमेंट जो सही सही कर सकता है, 1 किलोमीटर से कम नापोगे तो अंदाजन मिलेगा, चलो बीच में आ गया तो हाफ हो गया, 20 से थोड़ा आगे आ गया तो 1.56 हो गया, ऐसा हो सकता है। हम लोग जो स्केल यूज करते हैं, बता सकते हो उसका लिस्ट काउंट क्या, कौन बताएगा? हम लोग जो स्केल यूज करते हैं जनरल लाइफ में, 0.1 मिलीमीटर। हाँ एक्चुअली 0.1 सेंटीमीटर उसको बोल सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर है ना, उसको मिलीमीटर में फिर चेंज करना पड़ेगा। ये 0.1 सेंटीमीटर होगा। आप देखिए जैसे मान लो ये है, ये मान लो 1 है और ये मान लो 2 है, आप समझ जाओगे 1 सेंटीमीटर क्या होता है। तो बीच में कितना डिवीजन होता है? 10 होता है ना, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे करते करते 1.9, और 1.9 के बाद सीधे आता है 2.0 आ जाता है क्या। तो सबसे छोटा काउंट क्या है इसका? 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 में 0.1 जब जोड़ते हैं तो 1.1 हो जाता है, जो कि अगला अगला ये तुम्हारा ये लाइन दिखा रहा है। तो हम लोग का जो स्केल उसका लिस्ट काउंट क्या होता है? 0.1 सेंटीमीटर। तो यदि कोई लाइन है 0.1 सेंटीमीटर का, चाहे कोई मॉलिक्यूल है जिसका कि डायमीटर 0.1 सेंटीमीटर, डायमीटर समझते हैं ना, मॉलिक्यूल को हम गोल मान के चलते हैं, तो आप स्केल से माप सकते हो। लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है ये 0.1 मतलब कितना हो गया, 10 का पावर -1। आप अंदाजा लगाइएगा हम जो बताने वाले हैं, 0.1 को 10 का पावर 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, -1 सेंटीमीटर। अब इससे आपको अंदाजा मिलेगा आगे जो बताने वाला है। आप दिमाग में पहले बैठाइए कि 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर मतलब कितना छोटा होता है, अंदाजा लगा सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर, बस यहां से 1/10 हो जाएगा। मतलब आप स्केल के अनुसार सोचिए तब समझ में आएगा, स्केल के अनुसार मात्र यहां से यहां, ये जो छोटा सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां से यहां देखो, डॉट भी नहीं आ रहा है, ये डिस्टेंस 0.1 है। सर 1/10 हो जाएगा। हाँ वही 1/10, तो 10 टू द पावर -1 के टर्म में सोचो, वही 1/10 ही हुआ। तो 10 टू द पावर -1 का मतलब इतना छोटा। अब सोचो 10 टू द पावर तब -8 का मतलब कितना छोटा हुआ, सोचो 10 टू द पावर -1 का मतलब एक छोटा सा डॉट टाइप का हो गया ये। तो 10 टू द पावर -8 तो और छोटा हो गया ना, अति जिसको बोलते हैं। यस सर। इसको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। और आपको बताते कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, जैसे कि मॉलिक्यूल्स में CO2 हो गया, NO2 हो गया, सब मॉलिक्यूल्स हो गए। मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। कितना छोटा साइज, मतलब क्या बोल रहे हैं हम, इसका डायमीटर बोल रहे हैं, बात समझिएगा, साइज मतलब इसका डायमीटर। तो इतना छोटा डायमीटर को मापने के लिए आप स्केल तो यूज कर नहीं सकते, ठीक है। स्क्रू गॉज जो यूज करते हैं इससे भी 10 टू द पावर -5 मीटर तक माप सकते हैं, लेकिन 8 है। 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर को मापने के लिए क्या चाहिए? स्केल से काम चल जाएगा। 10 टू द पावर 5 को मापने के लिए क्या चल जाएगा? स्क्रू गॉज से काम चल जाएगा। लेकिन अब आ जाओ 10 टू द पावर -8 से, तो बहुत छोटा हो गया, ठीक है। चलो तुम ये बोल सकते हो कि सर अगर लाइट, हैवी लाइट का इस्तेमाल करें या माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें, किसका, है ना। आपको बता दें माइक्रोस्कोप भी 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -7 तक ही आ सकता है। अच्छा चलो हमको कौन बताएगा, चलो सामिया बताएगी 10 टू द पावर -5 छोटा है कि 10 टू द पावर -7? ज्यादा छोटा कौन है, -5 कि -7? -7। -7 ज्यादा छोटा है। सिंपल सी बात है, 10 टू द पावर -1 छोटा है कि 10 टू द पावर -5? 10 टू द पावर -5 ज्यादा छोटा है। तो ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप होता है, मतलब माइक्रोस्कोप जो हम इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप आपके स्कूल में भी रखा हुआ है, उससे भी कोई चीज देखना चाहें तो ये जो डायमीटर है 10 चार गो है सर, क्या, 4 गो माइक्रोस्कोप हम लोग स्कूल में। हाँ हाँ है, उसको यूज करना होगा। लेकिन देखो जो हम बताना चाह रहे वहां पर आओ कि ये 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -7 तक ही दिखा सकता है, इससे छोटा चीज ये नहीं दिखा सकता। जबकि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है कितना है, 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -10। अच्छा कोई बता सकता है कि साइज ऑफ ए न्यूक्लियस कितना हो सकता है, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस लगभग कितना हो सकता है, कोई बता सकते हैं? अच्छा हमको बताओ
नो आइडिया सर। मतलब हमको खाली ये बताओ कि ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल से छोटा होगा कि बड़ा होगा, सो बताओ। छोटा होगा सर। छोटा। छोटा होगा, ठीक है। तो देखो आपको एक चीज बताते हैं, जो न्यूक्लियस का साइज होता है, न्यूक्लियस जिसको कि आप नाभिक बोलते हैं, ये आपका एटम है। एटम के कक्ष में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ये सब इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ध्यान समझिएगा जो बात बता रहे हैं ना, दिमाग जहां बाहर जाएगा फिर हम जहां ले जाना चाह रहे हैं पहुंचेगा नहीं, है ना। और ये बीच में जो पार्ट है वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का ये जो लंबाई होता है ना, जैसे कि आप स्केल में ये लंबाई 10⁻⁻1 है, ये आप 10⁻⁻15 होता है। अब सोचिए कहां 10⁻⁻1 और इसका लगभग 15 गुना ज्यादा है ये 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। इतना छोटा आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस। तो 10⁻⁻1 सेंटीमीटर को मापने के लिए स्केल यूज कर सकते हैं। 10⁻⁵ मीटर तक का डिस्टेंस या डायमीटर को मापने के लिए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना वो एक तरह से जी, ये डिस्टेंस है ना हुआ। हाँ, 10⁻⁵ के लिए स्क्रू गॉज यूज कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल भी 10⁻⁶ से 10⁻⁷ मीटर तक कर सकते हैं। अब आप एक सवाल उठा सकते थे यहाँ, सर माइक्रोस्कोप का ये लिमिटेशन क्यों है? तो देखो हम लोग को जो लाइट दिखाई देता है, आपको अंदाजा है कितना वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर, ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। मतलब कितना मीटर आप लोग बता सकते हैं क्या अंदाजन, ये कितना मीटर होगा? चलो हम बता देते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम में होता है, फिर आप लोग खुद बताइएगा। 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ये बहुत ही मैथमेटिकल क्लास है, इसीलिए एकदम लगातार जो कॉन्सेंट्रेट करके रहेगा वही बताया जाएगा। ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो कितना हो जाएगा 4000, कितना मीटर होगा 4000 इंटू 4 into 10⁻⁻4 -10, यस। -10 यानी कितना हो जाएगा लगभग 4 इंटू 10 का पावर -7, -7 मीटर। यस सर। ठीक है, टू Yes, sir. 6 इंटू 10 का पावर -7। -7। सोचो ये भी -7 में ही है, 8 में नहीं है। तो तुम बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, इसका लाइट से क्या लेना देना है? देखो लाइट यही है, लाइट को इससे छोटा चीज, लाइट का इस्तेमाल करके इससे छोटा चीज देखोगे ना तो लाइट उसको दिखाई नहीं पाएगा। कैसे? ऐसे समझो, जैसे मान लो एक छोटा सा धागा है, ऐसे पतला सा धागा, इधर से हम एक पतला सा पानी का धारा इस पर लगा रहे हैं, पानी का धार इस पर मार रहे हैं पतला सा। अगर पानी का धारा का जो थिकनेस है इससे मैच करेगा तो ये इससे टकराएगा, टकरा क्या करेगा, इधर उधर आएगा। अगर मैच किया तो, अगर पानी का धारा मोटा है तो इसको आराम से पार कर जाएगा। अब देखो, अब ऐसे समझो, कोई भी चीज हमको क्यों दिखता है, मान लो ये आंख है हम लोग का, मान लो ये आई है, यहां कोई चीज है हमको देखना है, इसको हटा दो। तो क्या होता है, लाइट कहीं से आता है, इससे टकराता है और मेरे पास आता है। ठीक है, अब मान लो ये जो वस्तु है वो 10⁻⁻7 से भी छोटा है। अब 10⁻⁻7 तक लाइट का वेवलेंथ है ना, आपको बता दें कि लाइट का अपना वेवलेंथ होता है। और आपको ये भी बता दें कि लाइट भी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। बिल्कुल नया चीज, आप लोग शायद हम इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे कि लाइट एक वेव है, एक तरंग है, लेकिन स्पेशल सिचुएशन में ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। मतलब जिस तरह से एक पत्थर को किसी को मारिएगा माथा फूट सकता है, ठीक उसी तरह से लाइट मारिएगा उसका माथा फूट सकता है, जबकि जनरली नहीं होता। लेकिन लाइट स्पेशल कंडीशन में आप उसको एक पार्टिकल की तरह बिहेव करा सकते हैं। तो ये जो लाइट है
इसको अगर 10⁷ सेंटीमीटर से छोटा कोई चीज मिलेगा तो वो वहां से रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह से, है ना, इसको रिफ्लेक्ट होने के लिए कम से कम 10⁻7 से बड़ा चाहिए, मतलब 10⁻6 चलेगा, 5 चलेगा, 4 चलेगा, लेकिन 10⁻8 से लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, सीधे पार कर जाएगा, वो उसे टकरा ही नहीं पाएगा क्योंकि ये बहुत छोटा है। अगर मान लो ये जो लाइन, ये जो पानी का ये जो रस्सी है बहुत छोटा रहे तो पानी का धार को कोई असर पड़ेगा क्या? सीधे पार कर जाएगा, उसको पार कर जाएगा ना जी। Yes, sir. मान लो रस्सी बहुत पतला है और Yes. पानी का धार इधर से हम छोड़े, इसको कोई फर्क पड़ेगा? पानी का धार आराम से पार कर जाएगा। लेकिन अगर मान लो पानी का जो धार एकदम पतला सा है और ये रस्सी से मैच कर रहा है उसका थिकनेस, तो टकराएगा, इधर उधर फैलेगा। ठीक उसी तरह से लाइट भी उसी चीज से टकरा के वापस आता है जिसका कि साइज बहुत छोटा नहीं हो। अगर उसका साइज 10⁻⁻7 से भी छोटा हो गया तो आपको लाइट वो चीज नहीं दिखा सकता है। तो आप जो मॉलिक्यूल्स, उसका साइज 10⁻8 से 10⁻10 मीटर होता है, उसको ना आप स्केल से माप सकते हैं, उसको ना आप स्क्रू गॉज से माप सकते हैं, उसको ना आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से माप सकते हैं। आप किसी चीज से इसको नहीं माप सकते। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। क्या लाइट से भी देखिए, लाइट भी उसको नहीं दिखा सकता है। बात समझ रहे हम क्या करना चाह रहे हैं? Yes, sir. तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। तब आप सवाल उठाएगा सर देखते कैसे हैं? तब देखने का दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जहां फेल करेगा वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत कॉस्टली आता है ना, उसका इस्तेमाल हर जगह अवेलेबल नहीं है। तब हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है इस साइज का, वो ओलिक एसिड का वही मॉलिक्यूल होता है। हम लोग जो ओलिक एसिड पढ़ने वाले हैं, ओलिक एसिड जो होता है, ये जो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगभग इसी साइज के होते हैं। तब इसका मापने के लिए हम लोग एक स्पेशल मेथड का यूज करते हैं जिसका कि एक्सप्लेनेशन इस बुक में दिया हुआ है, क्योंकि ये सब वहां काम नहीं करता। क्या मेथड हम यूज करते हैं तो समझिए। ओलिक एसिड का पहले खासियत बता दें, ये मोनोलेयर बनाता है। ठीक है, कल शायद वो पूछ भी रहे थे कि सर ये मोनोलेयर क्या होता है। कौन पूछा था? हम पूछते सर सामिया। देखो मोनोलेयर क्या होता है, आप इस डायग्राम को जरा देखिए। चाहे ऐसे समझो, अगर हम लोग मान लो दो सतह लेते हैं, इस पर हम बालू गिरा रहे हैं, बालू दिलाओगे तो बालू धीरे धीरे क्या होगा, जमा होते होते एक ढेर बन जाएगा। नहीं, Yes, sir. बालू इस तरह का रूप ले लेगा, ढेर बनने लगेगा ना गिराओगे तो। हम्म, Sir. लेकिन पानी गिराओगे तो क्या होगा? फैल जाएगा। थोड़ा सा पानी ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, ऐसे ऐसे करके आएगा, क्या इस तरह से फैलेगा। लेकिन बालू क्या बनाता है? बालू इस तरह का ढेर बनाता है। पानी ऐसा ढेर नहीं बनाता, पानी एक लेयर बनाता है। तो लिक्विड टाइप का चीज एक लेयर बनाता है। और सपोज करो कि अगर लिक्विड एक ऐसा लेयर बना है ना, लिक्विड अगर एक ऐसा लेयर बना है जिसमें कि एक एक मॉलिक्यूल है, देख रहे हो एक ही मॉलिक्यूल है ना, एक 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 इस तरह से। जैसे मान लो CO2 एक मॉलिक्यूल है तो CO2 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 ढेर नहीं बनेगा। ऐसे इन जनरल सभी लिक्विड के साथ ये नहीं होता। ओलिक एसिड का एक खासियत है कि ये मोनोलेयर बनाने की कोशिश करता है ना। मोनोलेयर मतलब एक एक मॉलिक्यूल्स का एक लेयर बनाने की पहले कोशिश करता है। अगर इसका अमाउंट बहुत कम रखें, ओलिक एसिड का बहुत हल्का अमाउंट रखें, तो लगभग ये एक लेयर का फॉर्मेशन करता है। और यही इसकी खासियत का इस्तेमाल करके अभी हम क्या करेंगे, इसका डायमीटर निकालेंगे या जिसको कहते हैं डिस्टेंस का मेजर करेंगे। बात क्लियर होगा? Yes, sir. हाँ, तो अभी
ओलिक एसिड का खासियत है कि मोनोलेयर बनाता है, मतलब एक लेयर, जैसे लिक्विड गिराने से लेयर बनाता है, तो लिक्विड हो सकता है 2-3 लेयर बन जाए, लेकिन ओलिक एसिड भी तो लिक्विड ही ना है, लेकिन ये एक सिंगल लेयर बनाता है। ठीक, अब देखो यहां तक तो क्लियर हुआ है ओलिक एसिड का एक खासियत। तो अब सवाल उठता है कि सर ओलिक एसिड कितना कम लेंगे। ठीक है, ये किसका एरो बार बार आ रहा है, कौन ट्राई कर रहा है ना। ओलिक एसिड, चलो अब नहीं लिख पाएगा कोई, हटा दिया हम लिखने का प्रोसेस। कुछ कुछ लिखते रहता है तो हाथ चलते रहता है। देखो एक चीज बताते हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब समझते हो, एक छोटा सा क्यूब जो 1-1 सेंटीमीटर का चारों तरफ से हो। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना छोटा होगा, अंदाजा लगा सकते हैं ना आप लोग। इसके अंदर भर यस दिया सर। क्या, इसके अंदर ओलिक एसिड भर दिए और इसमें हमने अल्कोहल मिक्स किया, और इसको बदले हम, ध्यान समझना इस चीज को, इसको बदले 20 सेंटीमीटर क्यूब में। पहले हम 1 सेंटीमीटर का लिए, उसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें उसको बदले क्या ऐड करके, अल्कोहल। अब आप लोग पूछेगा सर अल्कोहल क्यों ऐड करते हो, तो समझाएंगे अल्कोहल क्यों ऐड करते हो वो भी समझाएंगे। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर अल्कोहल बन गया। अब मतलब ये मिक्सचर आ गया है ना, किसका किसका, ओलिक एसिड का और अल्कोहल का। अब अल्कोहल का। हाँ, अब अल्कोहल का। इसमें से फिर हम 1 सेंटीमीटर क्यों लेंगे, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यों लेंगे, और इसमें फिर से हम ऐड करेंगे क्या, अल्कोहल, फिर से अल्कोहल ऐड करेंगे, और फिर इसको बनाएंगे कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो सोचिए ओलिक एसिड कितना कम हो गया। एक तो पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब लिए ही थे, बहुत कम ओलिक एसिड, उसमें फिर अल्कोहल डाल दिए, तो ये तो पूरा फैल गया होगा इसमें। अब उसमें से फिर 1 सेंटीमीटर उठाए, उसमें फिर हम अल्कोहल डाल दिए, फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक सॉल्यूशन बन गया। क्या यस सर। क्लियर हो रहा, यस। आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते कितना कम हो गया ओलिक एसिड, है ना। तो इससे ये हुआ कि अब जो है हमारा जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर हम इसमें से, अब हमको ये बताइएगा, इसमें से अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हम लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेते हैं, तब बता सकते हैं इसमें ओलिक एसिड कितना होगा। 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। 1/20 नहीं, 1/20 1/20 into 20. into 20। देखो ऐसे समझो, 1/400। हाँ 1/400 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा ये ओलिक एसिड, मतलब 400 ग्राम में, 400 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ओलिक एसिड है। ये वाला थोड़ा गणित समझने में भी दिक्कत हो सकता है तुम लोग को, लेकिन बुक में जो किया हम बता रहे हैं, बुक में यही किया है। और फाइनली से करें क्या, देखो सिंपल सी बात है, हमको मोनोलेयर बनाना है, ये ना मोनोलेयर है जी। मोनोलेयर बनाने के लिए तुमको तो बहुत कम अमाउंट में ओलिक एसिड लेना होगा ना, ज्यादा लोगे तो क्या होगा, वो 2-3 लेयर बना देगा। तो मोनोलेयर बनाने के लिए पहले तो इसका मॉलिक्यूल्स का संख्या ही एकदम नेग्लिजिबल कर दिया हम। 1 सेंटीमीटर क्यूब लिए, उसमें 20 डाल दिए, फिर उसमें 20 डाल दिए, तो 400 भाग में एक ही भाग ना बचा, 20 to 20 400 भाग में एक ही भाग में ओलिक एसिड बचा, यस सर सर। है ना। तो वही चीज यहाँ पर है। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ जो बात बता रहे हैं, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको जरा वापस हटाते हैं। ओलिक एसिड का
हम एक सॉल्यूशन बना दिए जिसमें कि 1/400 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ओलिक एसिड है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में मात्र 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड है। ठीक है, चलिए अब यहां आ जाइए। हम एक टब में वाटर लेते हैं, वाटर के ऊपर एक पाउडर छिड़कते हैं, इसको लाइकोपोडियम पाउडर बोलते हैं। लाइकोपोडियम पाउडर बहुत ही पतला लेयर बनाता है पानी के ऊपर। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग ड्रॉप कराते हैं जो सॉल्यूशन हम लोग प्रिपेयर किए थे। क्या बनाए थे हम लोग, ओलिक एसिड और अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाए थे। इसके ऊपर Yes, sir. ड्रॉप करते हैं। जैसे आप इस पर ड्रॉप करिएगा तो देखिए क्या होगा, ये ऐसा एक गोलाई ले लेगा। ये ओलिक एसिड क्या करेगा, जैसे आप लोग महसूस भी किए होंगे कभी कभी पानी में ऑयल तेल वगैरह डाल डालते, देने से। तेल और डालते फैल जाता है ना, यही चीज यहाँ पर यस सर, ये फैल जाएगा, इस तरह से गोलाई बना देगा ये। रेनबो कलर बना देता है। हाँ हाँ हाँ। मेरा टारगेट क्या है, ध्यान में है आप लोगों को, यस सर, क्या टारगेट था मेरा? ओलिक एसिड का मोनोलेयर बनाना। हाँ, मोनोलेयर बनाने के बाद क्या क्या टारगेट था, हमको इसके एक एटम का क्या निकालना था, डायमीटर। डायमीटर। मेन वहीं पर आकर फोकस करना हम लोग को Yes, इसके 1 मीटर का क्या बनाना है, डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो अभी तक कहानी यहीं तक था कि हम लोग इसमें ड्रॉप, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो बन रहा है, ये जो लेयर बन रहा है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा बना गोला। एक सेकंड रुकिए जरा, इसको हमको अच्छे से बना दिए। ये गोला कुछ इस तरह से बनता है। चलो मानते हैं ये मोनोलेयर है। मोनोलेयर चांस इसलिए बढ़ गया क्योंकि एक तो ये मोनोलेयर बनाता है और दूसरा नंबर चीज बहुत कम अमाउंट हम ले रहे हैं इसका। अब देखिए, मोनोलेयर बनाएगा तो नीचे कुछ थिकनेस होगा ना इसका, क्या? और नीचे Yes, मोटाई sir. भी तो होगा, इस गोलाई के साथ कुछ मोटाई भी होगा। क्यों? इस डायग्राम को देखिए, कुछ मोटाई होगा ना। Yes. हाँ, ये मोटाई होगा। अच्छा, अब देखो इसका इस ऊपर वाले जो ऊपर वाले लेयर का कुछ डायमीटर होगा और इसका कुछ थिकनेस चलो मान लेते हैं टी। अब चलिए आप लोग एक चीज बताते हैं, अगर हमारे पास एक सिलेंडर है इस तरह का, जिसका कि रेडियस आर है, तो बता सकता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? इसका मान लो हाइट h है, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? Pi r square h. पाई आर स्क्वायर h होता है। ये सब चीज हम बताते नहीं है, लेकिन चलो अच्छा, क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए। आज तक कभी हम बताए नहीं थे सब चीज किसी को, लेकिन चलो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो अच्छा, हमको भी समझने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है, समझाने का मौका मिलता है, इसलिए क्रॉस क्वेश्चन आना चाहिए। और आप लोग क्या करेंगे ना, जो भी क्वेश्चन मन में आता है पढ़ते समय तुरंत उसको लिख के आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, है ना। इससे क्या होता है ना, Yes, क्वेश्चन sir. चाहे क्वेश्चन कहीं लिखा हुआ मिल गया आप लोग उसको तुरंत लिख के व्हाट्सएप कर दिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। एससी वर्मा आप लोग उठा के सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग का फाइनली टारगेट है कंपटीशन में जाना। कंपटीशन कभी भी सिलेबस कम करके नहीं देगा, है ना। तो आप इस चीज Yes, को sir. समझिए, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है किसका, सर्कल का। Circle का. तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर एक एरिया है और एच क्या है, इसके दो पार्ट के एरिया के बीच का डिस्टेंस। नहीं, इसको दूसरे तरीके से सोचना, और ये बार बार जब तक फिजिक्स खत्म नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन एरिया इनटू थिकनेस भी हम बोल सकते हैं कि इस सिलेंडर का थिकनेस इनटू एरिया भी सिलेंडर का वॉल्यूम देता है। ये मेरा सिलेंडर है, ये इसका दोनों किनारे का एरिया है, ये इसका थिकनेस है। तो यदि कोई बोलता है इसका वॉल्यूम क्या होगा,
ठीक है, अभी तक आप यही पढ़ते हैं, पायर स्क्वायर एच बचपन से रटते हैं, क्यों आता है वही नहीं सोचते हैं। लेकिन अब ये सोचिए कि इसका मतलब ये हो सकता है, क्योंकि पायर स्क्वायर एरिया होता है, तो एरिया, चूंकि एरिया हमेशा बराबर होगा, इनटू दोनों के बीच का दूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाता है। अब आप देखिए, अगर इस सर्कल को आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक सिलेंडर है, ये सर्कल में एक सर्कल ऊपर होता है, एक छोटा सा सर्कल नीचे बनता है, और बीच में एक ये कुछ डिस्टेंस होता है। बात समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? यस सर। ये जो सर्कल है एक 2 लेयर होता है, एक नीचे भी होता है, तभी ना मॉलिक्यूल बीच में हटेगा, और थिकनेस टी होगा। अरे तो फिर वही सिचुएशन हो गया, ये एक तरह का सिलेंडर है, जैसे ये है वही ये है, सेम चीज है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? एरिया, कौन सा एरिया? ये ऊपर के एरिया, सर्कल का। ये सर्कल का एरिया इनटू ये थिकनेस। चलिए यहां तक समझ में आया पहले? यस सर। कोई कुछ बोलता है नहीं, बाकी लोग जो ऊपर, यस सर। क्या जी पहाड़ी गायब हो गया वो। राजा खान समझ में आ रहा? नहीं। राजा नो सर। समझ में आ रहा? नो सर। कहाँ दिक्कत हो रहा? तू लोग क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं करता? कहाँ दिक्कत हो रहा बोलो? अभी कुछ देर पहले जो बोले थे ना डायमीटर वाला सर। हाँ तो बोलोगे तो ना सर जरा फिर से बता दे, नहीं समझ में आया। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर है, ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर समझ में आता है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर में यस सर। एक ऊपर सर्कल होता है, एक नीचे सर्कल होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पायर स्क्वायर एच होता है। यस सर। अब इसको जरा दूसरे तरीके से सोचो, पायर स्क्वायर मतलब एक तरह से एरिया का फॉर्मूला ऊपर वाले का एरिया है, क्योंकि पायर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया होता है ना, तो ऊपर का समझो चाहे नीचे का समझो, एरिया है इंटू एच मतलब दोनों के बीच का दूरी है। तो सिलेंडर को हम ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एरिया ऑफ आइदर सर्कल इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल। अब यहां Yes, पर देखो, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ जो एक सर्कल जो दिखाई दे रहा है, ये मोनोलेयर है। मोनोलेयर मतलब 2 सर्कल है, एक ऊपर एक नीचे है, बीच में मॉलिक्यूल दबा हुआ, यहाँ पर जैसे कि आपको दिखा रहे थे, ये देखिए आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल है ना, ये 1 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में एक सर्कल है, ये है ना, ये सर्कल है, ऊपर एक नीचे सर्कल है, अब बीच में क्या है? मॉलिक्यूल दबा हुआ उस थिकनेस के साथ। तो आप इसको देखिए और इसको देखिए, यही चीज है ये, बस ये चीज बहुत छोटा। अगर मान लो यही सर्कल यहाँ रहता तो क्या फॉर्मूला बदल जाता? अरे हाइट छोटा हो जाता, एच यहाँ आ जाता। तो वही चीज यहाँ पर, एक सर्कल नीचे है। तो आगे का कहानी हम नहीं सुना पाएंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, आगे हम बताएंगे कि अभी फिलहाल हमने ये देखा कि ओलिक एसिड को हम बहुत पतला बना चुके हैं, उसको हम इसमें डाल चुके हैं, है ना। अब इसमें डालने से एक डायमीटर एक सर्कल बन गया है, ठीक है। अब तुम बोलो सर अल्कोहल इसमें खाली मोनोलेयर बनेगा, उसमें सिर्फ वही क्यों रहेगा, ओलिक एसिड क्यों रहेगा, अल्कोहल कहाँ गया? तो अल्कोहल, एक चीज जान लो, अल्कोहल आप लोग अभी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, हैंड सैनिटाइजर। यस। क्या होता है, आप लोग हाथ में रगड़ते हैं तो अल्कोहल कहाँ जाता है? इवोपरेट कर जाता है। यहाँ से अल्कोहल गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ओलिक एसिड, और ओलिक एसिड इतने वॉल्यूम में बचेगा, कितना? एरिया इनटू टी फॉर थिकनेस। अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो मेरा मेहनत आपके लिए क्या कहा जाए, शुक्रान हो गया। नहीं तो फिर आगे कहानी बाकी है थोड़ा बहुत, है ना, इसको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आप लोग जरूर एक बार इस वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करिएगा, और कल हम लोग इसका बताएंगे कैसे इसके वॉल्यूम से हम लोग ये टी निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर टी निकाल देंगे तो एक एक तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसे गोल गोल फंसा हुआ ना, मॉलिक्यूल सर। तो अगर हम लोग थिकनेस निकाल दे तो मॉलिक्यूल का एक तरह से डायमीटर निकल जाएगा।
Yes, sir. तो वो चीज हम समझने की कोशिश करने की क्लास में। ये थोड़ा सा मैथमेटिकली ज्यादा था। अगर आप ठीक है चलो 70% अगर तुम समझे हो तो बहुत बड़ी बात है ना। 100% समझना थोड़ा मुश्किल होगी ऑनलाइन क्लास में, लेकिन 70% भी आप समझे तो मेरे लिए वो अच्छा है। तुम लोग के लिए हम थैंकफुल रहेंगे, तुम लोग समझा उतना। और नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कैसे इसके वॉल्यूम से हम लोग इसका थिकनेस निकाल पाएंगे। ठीक है, आप लोग पिक्चर हम भेज चुके हैं, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन और आता है तो आप लोग क्रॉस क्वेश्चन जरूर करिए, है ना। और एरर रह गया, एरर में बहुत ज्यादा समय हमको नहीं लगेगा। 2 क्लास फ्राइडे सैटरडे ये खत्म हो जाएगा, मंडे को फुल चैप्टर का टेस्ट लेंगे। जो लोग क्लास नहीं कर पाए हैं वीडियो जरूर देखिए। संडे को संडे को क्रॉस क्वेश्चन का आप लोग एक क्लास रख देंगे इस चैप्टर का। उस दिन आप लोग सारा क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन इसे कर सकते हैं रिलेटेड, है ना। क्लास मिस नहीं करिए। और बहुत लोग क्लास नहीं कर पा रहे, देखो सोमोदेव प्रीतेश लोग कोई ज्वाइन नहीं किया। एक अच्छा ग्रुप बना के आप लोग रहिएगा तो पढ़ाने में अच्छा लगता है ना। मेहनत करिए आप लोग। चलिए गुड नाइट सबको, ठीक है। Thank you, sir. Thank you, sir. लोग कल Good मिलते night, sir. गुड नाइट सर। हैं, कल मिलते हैं इसी थैंक यू समय। सर।